Hello everyone and welcome to this video. This is the demo for AS Physics and we are starting with a very basic chapter and basic in the sense कि ये शुरू वाले chapter में से it's not something which comes later. It's pretty closely linked to the previous two chapters which is the chapter of dynamics. ये ही नाम आपकी इस यूनिट का आपकी बुक में दिया गया है. वैसे इसमें क्या क्या शामिल है? It includes all of forces and it includes all of momentum as well. So forces or momentum, two ideas which you have already studied in O-level physics, उसको और भी ज़्यादा डिटेल में हम इस चैप्टर में देख रहे होते हैं. Now because this is a demo, obviously we won't be able to cover the chapter in all of its detail. तो हम लोग इसकी कुछ मोटी मोटी बातें करके आगे बढ़ते हैं towards the more difficult part of this chapter, जहाँ स्टूडेंट्स को ज़्यादा मसला आता है. सो फोर्सेस तो वैसे इसका इज़ ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक आपके पास जो आपके ओ लेवल्स में था, विच इज़ द बेसिक आइडियाज़ ऑफ फोर्सेस सच एज फ्री बॉडी डायग्राम. हाउ डू यू लेबल फोर्सेस? फॉर एग्जांपल कि अगर हम वेट की बात करें, वेट इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड्स, या फॉर एग्जांपल रिएक्शन फोर्स इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस बीइंग कंसिडर्ड. ये सारी चीज़ें. इसके अलावा इसमें आपके पास न्यूटन्स लॉज आ जाते हैं. फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे आ गए. सो फर्स्ट लॉ एंड द आइडिया ऑफ इनर्शिया. फिर न्यूटन सेकंड लॉ में जो ख़ास चीज़ है विच इज़ द आइडिया ऑफ एफ इक्वल्स एम ए. इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसका यूजेज भी आपको आना चाहिए, इसके आइडियाज़ भी आपको पता होने चाहिए. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ये एक अजीब सा साइन बनाया. दिस इज़ जस्ट द ग्रीक लेटर विच रिप्रेजेंट्स समेशन. और सम का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पे वी जस्ट नीड टू कीप इन माइंड दैट इट्स अ रिजल्टेंट फोर्स वी आर कंसिडरिंग, नॉट जस्ट एनी वन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन. एंड देन न्यूटन्स थर्ड लॉ विच इज़ बेसिकली द आइडिया ऑफ द एक्शन रिएक्शन पेयर. सो ये सारी बातें आपके पास यहाँ आ जाती हैं इन फोर्सेस. इसके अलावा अगर हम सिर्फ फोर्सेस वाले पार्ट की बात करें, सो देयर इज़ ऑल्सो द आइडिया ऑफ वेट एंड ग्रेविटेशनल फील्ड. सो ये इक्वेशन का यूजेज, इसकी अंडरस्टैंडिंग, ये आपको पता होना चाहिए. समथिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड डेफिनेटली वन ऑफ द हार्डर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फोर्सेस इज़ द आइडिया ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस सच एज एयर रेजिस्टेंस या सिंपल फ्रिक्शन भी, और ये किस तरीके से एक्ट करती है इन डिफरेंट सिनेरियोज. फॉर एग्जांपल फॉर ए फॉलिंग पैराशूटिस्ट ये किस तरीके से होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो फिर इसमें आपने एयर रेजिस्टेंस एंड द आइडियाज़ ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका सिर्फ फोर्सेस वाला हिस्सा है. इट इज़ अ ट्रिकी पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बिल्कुल नई नहीं है. यू हैव listen to this, you have learned this in O levels as well. Momentum भी अब तो O levels का एक हिस्सा बन चुका है, but momentum में there are certain different things जो कि थोड़ी सी ज़्यादा troublesome होती हैं for most students. So in momentum, the first thing that you do need to know is obviously the definition of momentum. Momentum is defined by this formula, P equals to mv, where m is the mass and v is the velocity. तो सिर्फ मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से हमें मोमेंटम मिल जाता है. और मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं. इसका मतलब ये है कि नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग मूविंग, हम सिर्फ उसकी वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे कि वो कितना तेज़ मूव कर रहा है, रादर हम अब इस चीज़ की भी बात करेंगे उस चीज़ का मास कितना है. सो फॉर एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल आई लाइक टू रेफर टू इज़ दिस, कि अगर एक टेनिस बॉल है वर्सेस अगर एक बॉलिंग बॉल है, ज़्यादा मोमेंटम किस में होगा अगर दोनों सेम स्पीड पे जा रहे हैं या सेम वेलोसिटी पे जा रहे हैं? तो उसका जवाब ये है कि जिसका मास ज़्यादा है, विच इज़ ऑब्वियसली द बॉलिंग बॉल, उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा. सो ये मोमेंटम की एक दो चीज़ें हैं विच यू गाइज माइट ऑलरेडी नो एज वेल. यूनिट्स की अगर हम बात करें तो एक यूनिट तो हमें बेस यूनिट्स जो हैं वो हमें यहाँ से नज़र आ सकते हैं कि मास का यूनिट, मास का SI बेस यूनिट विच इज़ kg, वेलोसिटी का विच इज़ मीटर पर सेकंड, दोनों को सिर्फ साथ रख दें. सो दिस कुड बी kg मीटर्स पर सेकंड. और इसका एक और यूनिट भी है जो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे. सो दीज आर सम बेसिक आइडियाज़ अबाउट मोमेंटम. फिर मोमेंटम से हमारे पास एक और आइडिया
इसी चीज़ से स्टेम करता है. एंड बाय द वे समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट दिस इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. सही, सो डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता है. So for example, this you might also know from your O levels कि if I want to find the change in momentum, अब यहाँ पे आ जाते हैं ज़रा, because I'll be doing a small example here. So let's say हमारे पास ये एक 5 kg का mass है which is going to rebound off this wall, और let's say पहले ये travel कर रहा था at 8 meters per second, बाद में ये travel कर रहा है after rebounding at let's say 5 meters per second. और अगर हम ये बात करें कि इनका क्या कहते हैं, इसका चेंज इन मोमेंटम क्या है. सो प्रीटी बेसिक स्टफ. एनी चेंज इज़ फाइनल माइनस इनिशियल. यहाँ पे इसका फाइनल मोमेंटम इस मास और इस वेलोसिटी के हिसाब से होगा, यहाँ पे इस मास और इस वेलोसिटी के हिसाब से होगा. लेकिन हमने ख्याल किस चीज़ का रखना है, वो इस चीज़ का रखना है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ दोनों जगह डायरेक्शंस डिफरेंट हैं. So here then we use something called the sign convention, जिसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर मैं किसी एक डायरेक्शन में वेक्टर्स को पॉजिटिव कहूँगा तो मैं दूसरी डायरेक्शन में वेक्टर्स को नेगेटिव कहूँगा. यहाँ पे अगर मुझे राइट की तरफ एक नज़र आ रहा है, दूसरा लेफ्ट की तरफ नज़र आ रहा है, एंड दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज यूज़, इट्स जस्ट वेरी कन्वीनियंट, कि जैसा आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस में होता है, एक्स एक्सिस राइट की तरफ पॉजिटिव, वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव, यही कह दिया हमने. एंड बाय द सेम आर्ग्यूमेंट लेफ्ट की तरफ जैसे एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और डाउन की तरफ वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, तो हम उन वेक्टर्स को इस तरीके से ले रहे हैं. सो नाउ इफ आई वांट टू गो अहेड एंड डू द कैलकुलेशन, मुझे एक चीज़ जहन में ये रखनी है कि अगर ये राइट की तरफ जा रहा है, इस वेक्टर को मैं पॉजिटिव लूँगा और इस वेक्टर को मैं नेगेटिव लूँगा. सो नाउ व्हाट आई विल जस्ट डू इज नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द मोमेंटम फार्मूला mv. तो फाइनल मोमेंटम वुड बी मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी, तो 5 इसका मास, नेगेटिव 5 इसकी वेलोसिटी, माइनस 5 टाइम्स पॉजिटिव 8 उसकी इनिशियल वेलोसिटी. ये वाला माइनस साइन चेंज की वजह से आया बिकॉज दिस इज चेंज, और ये वाला जो नेगेटिव साइन है ब्रैकेट के अंदर वाला, ये साइन कन्वेंशन की वजह से आया. एज लॉन्ग एज यू आर क्लियर ऑन दिस, आपको कभी भी इसमें मसला नहीं होगा. सो व्हेन आई फाइंड दिस आउट, ये आएगा -65 kg meters per second. सही, यहाँ पे मैंने ओ लेवल के स्टाइल में लिख दिया था गलती से. दिस इज हाउ वी राइट यूनिट्स इन ए लेवल्स. इंस्टेड ऑफ स्लैशेस हम इसके ऊपर नेगेटिव पावर लगाते हैं टू शो समथिंग इज इन द डिनोमिनेटर. अब जिस तरीके से हमारा यहाँ आंसर आ रहा है, दिस नेगेटिव साइन ऑल्सो शोज कि हमारा चेंज इन मोमेंटम टूवर्ड्स द लेफ्ट है. अब चेंज इन मोमेंटम टूवर्ड्स द लेफ्ट समझना थोड़ा मुश्किल है. So that's why we are now going to use another piece of information, another thing that we are supposed to know for our exams. वो ये है कि अभी तक हम लोग ने जब forces की बात की थी, forces के एक proper definition की बात नहीं की थी, but instead forces define इस तरीके से होते हैं. It is defined as the rate of change of momentum. कितना momentum change हुआ है divided by वो कितने time में change हुआ है, that is the definition of force. ठीक है, इन वर्ड्स यहाँ लिख लेते हैं, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट. ठीक है, ओ लेवल्स अब ख़त्म हो चुका है. यू विल नॉट से एनी मोर कि फोर्स इज अ पुश और अ पुल. आप कहेंगे फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई नाउ गिव यू अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं कहता हूँ कि ये जो कोलिजन हुआ था, सो इसमें मैं कहता हूं कि टाइम इन कांटेक्ट, सो कांटेक्ट टाइम जो इस बॉल के साथ था, लेट्स से दिस इज 0.05 सेकेंड्स. ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं. सो आगे मैंने डेल्टा पी तो निकाला हुआ था, तो फर्दर आई जस्ट नीड टू यूज दिस फॉर्मूला. डेल्टा पी मेरा था -65, डेल्टा टी दिया हुआ था 0.05. सो व्हेन आई डिवाइड दिस, and this gives us the answer 1300 because we are talking about force, so obviously answer का unit होगा newtons. And क्योंकि यहाँ पे negative sign था, यहाँ पर भी negative sign आया है. Now you will appreciate what the sign convention shows. क्योंकि ये rate of change of momentum of the
बॉल था, तो इसका मतलब है कि जो ये नेगेटिव साइन आया, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। उस पे फोर्स ने एक्ट किया विच कॉज्ड इट्स मोमेंटम टू चेंज। इस पे जो फोर्स लगी वो किसने लगाई? वो ऑब्वियसली वॉल ने लगाई। एंड इट्स वेरी इजी टू सी कि वॉल ने जो बॉल पे फोर्स लगाई होगी, इट मस्ट हैव बीन टू द लेफ्ट। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर आपको फोर्सेस पे अच्छा ग्रिप है, यू कैन ऑल्सो से कि बॉल ने वॉल पे फोर्स लगाई द सेम 1300 न्यूटन, बट दैट वुड बी टू द राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन, उसके साथ हम एक पॉजिटिव साइन रखते हैं। सो दिस इज हाउ, अगर आप सोच समझ के इसके सवाल कर रहे हैं, हाउ थिंग्स स्टार्ट टू टाई अप ऑल टुगेदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा नाउ दिस इज थिंग्स दैट यू वुड हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ओ लेवल्स। लेकिन अगर हम ये फॉर्मूले की बात करें जिसको अभी हमने लिखा था, विच वॉज F equals to delta P over delta T, which is the definition of force, कि force is the rate of change of momentum, right? अब इसमें हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं। ओ लेवल्स में हमने इनमें से एक ही केस देखा था, राइट? सो दिस इज आवर फॉर्मूला। तो इसमें से दो केसेस क्या बन सकते हैं? वो दो केसेस ये बन सकते हैं। द फर्स्ट केस इज something which you are very familiar with, and the second one you will soon be familiar with. अच्छा, ये आइडिया किस वजह से होता है? दिस इज बिकॉज P which is momentum, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ that this is delta mv over delta t. डेल्टा का मतलब होता है चेंज। सो देर आर नाउ टू केसेस पॉसिबल आपके सिलेबस में। वन कुड बी अ केस वेयर मास इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी इज चेंजिंग। सो अगर मैं कहूँ मास इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है। सो आई कैन टेक द मास आउट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और मैं F को ऐसे लिख सकता हूँ, एंड डेल्टा V ओवर डेल्टा T इज जस्ट एक्सेलरेशन विच बेसिकली बिकम्स न्यूटन सेकेंड लॉ। और जैसे कि अभी हमने जो ऊपर इस्तेमाल किया है, वो हमने बेसिकली यही वाला फॉर्म उसका इस्तेमाल किया था। लेकिन उससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो स्टूडेंट्स को लगता है वो ये वाला है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड मास वुड बी चेंजिंग। जैसे कि पिछले वाले में उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा था, यहाँ पे मास इज चेंजिंग। सही, यहाँ पे लिख देते हैं दिस वाज वेलोसिटी चेंजिंग। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, सो अब क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वी कैन टेक दैट आउट ऑफ द डेल्टा वाला एक्सप्रेशन एंड वी कैन राइट इट लाइक दिस। और इसको मैं डेल्टा m ओवर डेल्टा t को लिख रहा हूँ m डॉट v। m डॉट का सिर्फ मतलब है कि ये टाइम के हिसाब से किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में एक दो हम बातें करते हैं, और इसके सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं स्पेशली AS के MCQs में। ऑलराइट, अच्छा जी, वैसे ये केस कहाँ यूज़ होता है एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में? दिस कुड बी इन द केस ऑफ ए रॉकेट मे बी विच इज़ टेकिंग ऑफ, या लेट्स से अगर एक पाइप है और इसमें से पानी जा रहा है एंड इफ दिस इज स्ट्राइकिंग सम सरफेस, तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि ये कितनी फोर्स एग्जर्ट करता है। लेट्स मार्क सम थिंग्स आउट हियर। लेट्स से कि इस सिलेंड्रिकल शेप का राइट नाउ मैंने एक सिलेंडर लिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, इसका ये वाला लेंथ जिसके थ्रू पानी या एनी लिक्विड फॉर दैट मैटर फ्लो करेगा वो है L, और ये भी कह देते हैं कि यहाँ पे ये जो लिक्विड फ्लो कर रहा है इसका डेंसिटी जो है दिस इज रो, ठीक है। और हमने ये निकालना है कि ये कितना फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन दिस एरिया विच इट स्ट्राइक्स, ठीक है। तो हमने ये कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें, अच्छा, और ये भी बता दें दैट दिस स्ट्राइक्स विद सम वेलोसिटी v, और हमने कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स एक्सर्ट करता है। सो अगेन वी स्टार्ट विद द आइडिया कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फोर्स इक्वल्स डेल्टा p ओवर डेल्टा t हो गया, और फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे अभी ऊपर लिखा था m डॉट इंटू वी। अब v तो बहुत आसान है, अगर आपको ये दिया हुआ यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विद m डॉट। लेकिन अब बात करते हैं कि m डॉट निकलेगा कैसे। सो m डॉट क्या था, तो अगर आप याद करें m डॉट था कि हाउ मच मास इज फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर यहाँ पे मुझे डेंसिटी दिया है, अगर मुझे वॉल्यूम पता हो तो मैं इसकी किसी हिसाब से कैलकुलेशन कर सकता हूँ।
सो दिस मास विच इज फ्लोइंग, मैं कह सकता हूं दैट दिस डेल्टा एम, ये जो मास फ्लो कर रहा है, दिस इज रो टाइम्स वी। ये मेरे पास कैसे आया? फ्रॉम दिस वेरी सिंपल आइडिया कि रो इज एम ओवर वी, तो एम हो गया रो वी, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जहन में रहे कि ये कैपिटल वी है, ये वॉल्यूम है, ये वाला वेलोसिटी नहीं है। अब अगर हम देखें तो डेल्टा पी वी ओवर डेल्टा टी, अब वी भी हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम एक सिलेंडर इसे अज्यूम कर रहे हैं, वी नो द क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी ऑल्सो नो द लेंथ विच इट फ्लोज थ्रू। फिर मैं इसको क्या कर सकता हूं कि मैं वॉल्यूम को लिख सकता हूं एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए टाइम्स एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब अगर मैं देखूं, ये डेंसिटी भी कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट है, तो अगर मैं इन दोनों को बाहर भी निकाल दूं, सो दिस कुड बी रिटन एज रो ए एंड डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी। ये डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी क्या है कि ये कितना लेंथ कवर करता है जितने भी टाइम में। सो लेट्स से अगर ये इस लेंथ में ये टाइम लगाता है, और अगर मेरे पास डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी है, दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी with which this guy is flowing out, जिससे ये फ्लूइड निकल रहा है। तो ये रो ए वी आ गया। नाउ आई हैव एम डॉट, यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से सब्सटीट्यूट कर दूँ, मेरे पास आ जाएगा रो ए वी टाइम्स अनदर वी विच मेक्स इट रो ए वी स्क्वायर्ड, ठीक है। तो फोर्स का एक्सप्रेशन ये आ गया और मास फ्लो रेट का एक्सप्रेशन ये आ गया। अगर आपको ये याद हो, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी एमसीक्यूज़ के लिए, जैसा कि अभी हम देखेंगे। So let's have a look at a MCQ. Let's have a look at this question now. The diagram shows a man standing on a platform that is attached to a flexible pipe. Water is pumped through the pipe so that the man and the platform remain at a constant height. तो ये प्लेटफॉर्म और आदमी जो है ये नहीं हिल रहे। The resultant vertical force on the platform is 0. तो ये प्लेटफॉर्म जो है, इसमें जाहिर सी बात है ये आदमी खड़ा हुआ है तो एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, लेकिन ये जो पानी का बाहर की तरफ फ्लो है, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अपवर्ड्स फोर्स क्रिएट कर रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू आइडेंटिफाई हियर। इसके ऊपर वजन है तो आदमी इसको नीचे धक्का देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो पानी निकल रहा है नीचे, वो इस प्लेटफॉर्म को वापस ऊपर धक्का दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है, दिस इज इक्वल टू द वेट विच इज रियली mg. Combined mass of man and the platform is this much. Mass of water that is discharged vertically downwards from the platform each second is 40 kg. What is the speed of the water leaving the platform? अब यहाँ पे हमने ऊपर देखा था कि हमें, वैसे तो हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, फोर्स के लिए रो ए वी स्क्वायर और मास फ्लो रेट के लिए रो ए वी। अगर आपको सिर्फ ये भी याद हो, देन यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई बाय वी एंड गेट फोर्स इज रो ए वी स्क्वायर। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन, और हमें क्या क्या दिया गया है। तो हमें तो डायरेक्ट मास फ्लो रेट दिया गया है, तो मुझे इतनी ज़्यादा सोच में इस बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो आई कैन जस्ट से द फोर्स इज मास फ्लो रेट टाइम्स वी विच इज़ इक्वल टू एम जी। मास फ्लो रेट यहाँ पे है, वेयर इज इट, यस, मास ऑफ वाटर दैट इज डिस्चार्ज्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ईच सेकेंड इज 40 kg। तो ये 40 kg पर सेकेंड है बेसिकली। ये हो गया वी। मास हम इस मैन और प्लेटफॉर्म के कंबाइंड मास की बात कर रहे थे, जो था 96। स्मॉल जी है 9.81 ए लेवल्स में। फ्रॉम हियर वी जस्ट मेक वी द सब्जेक्ट, सो 96 टाइम्स 9.81 ओवर 40 विच टू 2SF टर्न्स आउट टू बी 24 मीटर्स पर सेकेंड। तो अभी ही हमने एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया और फौरन उसका सवाल ही देख लिया। फीलिंग कॉन्फिडेंट विद दिस नाउ? That's exactly how this class is going to go forward. So if you had fun in this video, then I'll see you in class.